नाज़रीन, ट्रस्ट का जो स्कैंडल है अब वो खबरों के अंदर ही आपको नज़र नहीं आता, अब हर जगह पर डिस्कस हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड किस जुर्म के तहत पाकिस्तान से बाहर जब्त हुए, बरतानिया से पाकिस्तान में वो वापस कैसे है, और यहाँ पर एक और जुर्म हुआ था जो जिसकी पेनल्टी जो थी तकरीबन 500 करोड़ के करीब थी, उसमें से मलिक रियाज की फैमिली ने उसको एडजस्ट करवा लिया। इमरान खान ने इससे बेनिफिट हासिल किया, नैब में इसका केस चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े सवाल हैं इस तमाम मुद्दे के गिर्द, जिनमें से चंद एक के जवाब हम आपके सामने आज रखवाना चाहेंगे। बज़रिया इरफान कादर साहब जो वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी हैं बराए एहतसाब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। 190 मिलियन पाउंड जो NCA बरतानिया ने एक एग्रीमेंट के ज़रिए मलिक रियाज की फैमिली के साथ लेकर पाकिस्तान की रियासत को वापस किए, बीच में उचक लिए गए शहजाद अकबर साहब की तवस्सुत और काबीना के फैसले के तवस्सुत। लेकिन मैं उधर से सवाल नहीं शुरू करूँगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे एक्सेप्ट क्यों किए? आपके हमने ये सवाल बनता है कि नहीं किया? वो NCA का पैसा, पाकिस्तानियों का पैसा NCA ने डायरेक्ट किया, लैंड करता है रजिस्ट्रार के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। इज़न्ट दैट वेरी स्ट्रेंज? जब ये अकाउंट में पैसे आ गए हैं और जब ये बात जो है अब ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है, तो अगर उस वक्त जब अकाउंट में आए थे, अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं भी किसी ने नोटिस किया, तो अब आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं समझता हूँ कि अब तो उनको सुओ मोटो लेना चाहिए ना इस पे। अब तो उनके नोटिस में ये बात आ चुकी है ना कि ये पैसा जो था ये रियासत पाकिस्तान का था, ये किसी फ़र्द या किसी ख़ानदान या किसी कंपनी की जो पर्सनल लायबिलिटी थी उसके बारे में तो ये पैसा नहीं था। तो ये बात तो अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है इस वक्त। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या पेशरफ्त करती है। लेकिन ये इम्कान ना होने के बराबर है इरफान कादर साहब कि सुप्रीम कोर्ट को पता ना हो, ये जानते हुए कि जिस काबीना की मीटिंग के अंदर जो 3 दिसंबर को हुई थी, ये तमाम अप्रूवल ली गई, वो बाद अज फैक्ट वो अप्रूवल ली गई। उससे पहले मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना पहले ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके थे, और कुछ छोटी मोटी रकम भी नहीं है ना जी। ये मुमकिन है आपके ख्याल में, जानते हुए? वैसे मैं भी आपसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि इसमें एवेंचुअली नैब को भी ये देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे सुप्रीम कोर्ट में जो कि ये सारी चीज़ जानते हुए भी साइलेंट स्पेक्टेटर बन के बैठे रहे वहाँ पे। लेकिन उससे पहले उनको सबका रोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको भी स्टडी किया था मामले को कि हमारे जो जज साहिबान हैं, एक तो अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनका मामला जाता है, ठीक। लेकिन अगर वो मावनत या अयानत करते हैं किसी क्राइम में, तो फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस उनको अप्लाई करता है, क्योंकि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है वो तमाम उन लोगों को अप्लाई करता है जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं लेकिन जजेस नहीं हैं। लेकिन होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस के साथ मिलके तमाम उन लोगों को भी अप्लाई करता है जो कि उसमें अयानत करें, मावनत करें, तो उन लोगों को तमाम को फिर ये नैब का कानून जो है अप्लाई करता है। दूसरी मिसाल सिंपल देता हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड में तमाम जजेस, खास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, खास चीफ जस्टिस है, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स पाकिस्तान पीनल कोड में। इसी तरह अगर एक जज जो है वो करप्शन ऑफेंस करे जो कि क्राइम है, क्रिमिनलिटी उसका कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उनको क्या छोड़ दिया जाएगा? तो हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर ट्रैफिक ऑफेंस करता है मोटरवे पे कोई जज, तो उसको वहीं पे धर लिया जाएगा। अगर वो कस्टम ऑफेंस करता है, सेल्स टैक्स ऑफेंस करता है, अगर पीनल कोड के तहत किसी किस्म का भी वो ऑफेंस कमिट करता है, उसको इम्यूनिटी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा अख्तियार के बारे में एक केस आया असफंदियार वली, उसमें कहा है कि जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए हो सकती है। उस अकाउंटेबिलिटी से मुराद है मिसकॉन्डक्ट के बारे में, क्रिमिनलिटी उसमें नहीं आती। तो ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम स्पेसिफिक्स में नहीं जाएंगे, नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है जिसकी तरफ आज आपने इशारा दिया है नैब को, तो मैं समझता हूँ कि नैब को ये एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। ज़रा चूँकि आप मुआवने ख़ुसूसी हैं बराए एहतसाब, आपका मैं एक बयान देख रहा था कि बड़ा यूनिक केस है और बहुत बड़ा केस है। लोग कहेंगे कि 190 मिलियन पाउंड्स ठीक है, बड़े सब्सटैंटिव लगते हैं, लेकिन उतनी बड़ी रकूम नहीं है जितनी रकूम की करप्शन की दास्तानें हमें सुनाई जाती हैं। आप ये क्यों कहते हैं कि ये यूनिक केस है और बहुत बड़ा केस?
हाँ, ये इसलिए बड़ा यूनिक केस है और बहुत बड़ा केस है कि 190 पाउंड को जब हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू टुडेज पाक रुपी, तो ये बनता है तकरीबन कोई 65 से 70 अरब रुपया, ठीक, जो कि बहुत बड़ा हुजम है इसका। दूसरी जो बहुत क्लियर बात है, जो बड़ी अहम बात है, वो ये है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये प्रेस रिलीज इशू की थी कि ये पैसा जो है ये रिपेट्रिएट होगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मतलब हरगिज़ इरफान कादर या तलत हुसैन या कोई कंपनी नहीं है, या कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, या कोई ख़ानदान नहीं है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान मीन्स के पाकिस्तान के पब्लिक अकाउंट में जाएगा, ठीक, पाकिस्तान के अकाउंट में जाएगा, और वो पैसा जो कि अवाम का पैसा है उस तरफ जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान में भी ये स्टेटमेंट्स दी गई कि इतना पैसा रिपेट्रिएट होगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। और बावजूद इसके कि ये तय हो चुका था कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये रिपेट्रिएट होगा, वहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड एंटर की गई मलिक रियाज की फैमिली में और एनसीए पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एनसीए के साथ एक एनसीए में एक कॉन्फिडेंशियलिटी डीड दी, और उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये पैसा लेने को तैयार है, और ये पैसा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का वो मखसूस अकाउंट जिससे कि बैरिया टाउन और उनकी फैमिलीज़ की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सेटल होनी थी। ठीक, तो लिहाजा ये जो पैसा जब उस लाइबिलिटी की डिस्चार्ज की तरफ चला गया, तो फिर ये पैसा पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिला। ठीक, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक वायलेशन थी और एक सेक्रेट ट्रस्ट था जो उस वक्त की हुकूमत ने वायलेट किया था। और ये कहना कि उनको पता ही नहीं था, वो तो बरतानिया वालों को नहीं पता चला, क्योंकि इन्होंने जब वहाँ पे ही होता है कि मेरा ख्याल है सबके साथ, हुकूमतों के साथ, जिस मुल्क का बाशिंदा होता है जिसका पैसा उन्होंने रिकवर किया होता है या लिया होता है, उसी मुल्क को चूँकि रिपेट्रिएट होता है तो उसी मुल्क से एक डीड होती है। तो पाकिस्तान से जब डीड हुई तो वो सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है, उनको क्या पता किस अकाउंट में जा रहा है और किस वजह से। उसमें जिस हुकूमत का जिस मुल्क से होता है ना, उसको वो कहते हैं कि आप अपना अकाउंट डेजिग्नेट कर दें। उनको चाहिए था कि अपना कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अकाउंट डेजिग्नेट कर, स्टेट बैंक का देते, स्टेट बैंक का दे देते, उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया वो वाला अकाउंट जो सुप्रीम कोर्ट का था। तो इसलिए इस तरीके की रोज़े रोशन की तरह यहाँ जो कि एक चीज़ साफ नज़र आ चुकी है, इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस चीज़ को साबित करने में, जब ये मामला जो है सामने आएगा। अकाउंटेबिलिटी। मुझे ब्रेक में जाना था, ब्रेक के बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा कि इसमें करप्शन का एलिमेंट कहाँ पे है। पैसा अकाउंट में आया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, लेकिन इसमें पैसा खाया कैसे गया, जरा उसके ऊपर बात, करप्शन के एलिमेंट्स क्या है।